ये मतलब कि आपको कैसे कनेक्ट बना कि मुझे कुछ कश्मीर में जाके करना चाहिए? देखिए, दिल्ली तो कनेक्ट हर हिंदुस्तानी का है, जो रहता है ना केरला या तमिलनाडु में भी। कश्मीर मुकुट है जैसे देश का, भारत माँ का, ऐसे हमें बचपन से ही बात सिखाई गई। हालांकि ये इतिहास तो नहीं हमें पढ़ाया गया कि कैसे कश्मीर का इस्लामीकरण हुआ, पर कश्मीर के साथ एक इमोशनल कनेक्ट बहुत अलग किस्म का है सभी का, और मेरे परिवार का तो खास होना लाजमी था, क्योंकि वहाँ से जड़ें थी, वहाँ भी जड़ें थी। आतंकियों के साथ आतंकियों के साथ क्यों हुआ? मतलब कि जी, कश्मीरी पंडित्स के साथ करते, डोगरास के साथ करते, या वहाँ पे जो लोग शांति चाहते थे उनके साथ करते, इवन काउंटर इंसर्जेंट्स थे उनके साथ भी बात हो सकती है। ये आतंकियों के साथ ही बातचीत। जी, हुआ ये कि 1994 में कुलदीप नायर, जस्टिस तारकुंडे और राजेंद्र सच्चर, ये तीनों की एक कमेटी, सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी करके इनकी एक ह्यूमन राइट्स संस्था हुआ करती थी। फिर बाद में पता चला ये ह्यूमन राइट्स के नाम पर क्या क्या तमाशे और नौटंकियाँ होती हैं और क्या क्या रैकेट्स चलते हैं। पर उन दिनों आई वॉज ए यंग पर्सन स्टिल लर्निंग। और आप देखिए, मेन स्ट्रीम अखबारों में जो पंडित एक्सोडस हुआ या वहाँ से निष्कासित हुए पंडितों को किस हालात में निकाला गया, मेन स्ट्रीम अखबारों ने उसका सही जायका किसी को लेने नहीं दिया। बहुत ही दबा हुआ नैरेटिव वहाँ पे अखबारों में आया। कभी आपको लगा कि ये जो कुलदीप नायर हैं, जस्टिस तारकुंडे हैं, राजेंद्र सच्चर हैं, ये कभी प्रो इंडिया कोई बात करते थे? ये तो हमेशा आर्मी के खिलाफ बातें करते थे, ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करते थे, स्टेट द्वारा जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे थे उनकी बात करते थे। कभी टेररिस्ट के ह्यूमन राइट्स जो वो वायलेशन कर रहे थे उसके बारे में तो बात नहीं करते थे। तो ऐसे मतलब ड्यूबियस, जिनको मतलब ट्रेटर समझा जाता है, और आज की डेट में तो आप देखेंगे राजेंद्र सच्चर ने एक वो जो सच्चर कमेटी बनी, उसमें जम्मू कश्मीर के मुस्लिम्स का उसने डाटा नहीं लिया, क्योंकि वहाँ पे तो 90% जो एम्प्लॉयमेंट है वो तो मुस्लिम्स के पास है। जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, इवन जो 4.5 लाख में से 3.5 लाख तो उसमें मुस्लिम एम्प्लॉय। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जब तक राजेंद्र सच्चर ने अपनी वो सच्चर कमेटी रिपोर्ट निकाली, तब तक तो मैं बिल्कुल इनके खुले खिलाफत में आ चुकी थी, क्योंकि सच्चर कमेटी रिपोर्ट बहुत ही बेईमान रिपोर्ट है। इतना डेटा का मैनिपुलेशन है, उस पर कभी फिर बात करेंगे। और उसका मकसद ही ये था, इट वाज अ हिट जॉब एट द हिंदूज, इट वाज लाइक अ पेड जॉब in order to build a fake narrative of victimhood for Muslims. ये बड़ी बेईमान है। जितनी बेईमानी सच्चर कमीशन ने उस रिपोर्ट में की है, शायद ही किसी और रिपोर्ट में हुई हो। परंतु सच्चर जी तब तक बूढ़े हो चुके थे, सठिया चुके थे। इसकी जो असली राइटिंग है उन्होंने खुद की ही नहीं। अच्छा, ये मैं गोस्ट ने, जो उनका सेक्रेटरी था अबू साले शरीफ उनका नाम है, ही इज़ अ मुस्लिम एंड अ थरोब्रेड इस्लामिस्ट। सारी राइटिंग उसने की है, सारा डेटा मैनिपुलेशन उसका है। सच्चर जी ने तो सिर्फ साइन किया और हीरो बन गए, पाकिस्तान के हीरो बन गए, मुसलमानों के हीरो बन गए। अब मैं अपनी बात बताऊं जी, जहाँ देखिए उन दिनों जब हम गए 1994 में, डोंट फॉरगेट, कुलदीप नायर के ऊपर तब भी इमरजेंसी का हेलो था। राजेंद्र सच्चर, तारकुंडे साहब, ये सब इमरजेंसी के हीरो माने जाते थे, क्योंकि इंदिरा गांधी ने जेल भी किया था। अच्छा, एक तरफ वो, दूसरी तरफ ये मानना उस वक़्त बहुत आसान लगता था कि कश्मीर में जो भी फसाद हो रहा है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का या कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि एक तो मैं जब से मानुषी शुरू हुई और अपने अडल्टहुड से मैं देखती आई कि एक के बाद एक दंगा कांग्रेस पार्टी देश में कराती थी। हज़ारों दंगे कांग्रेस पार्टी ने, हिंदू मुसलमान दंगे, इंटरकास्ट दंगे, कितने कराए राजनीति तो ये और उनमें से कई दंगे मैंने खुद इन्वेस्टिगेट किए, और इसलिए कांग्रेस के प्रति खून खौलता था। दूसरा ये भी मालूम था कि नेहरू ने किस तरह जाके कश्मीर को सरेंडर किया, यूएन में चले गए फालतू फंड में, और इस वजह से भी मैं बहुत एंटी कांग्रेस थी। तीसरा ये भी हमें मालूम,
कम से कम मेरे जहन में ये बहुत रहता था कि कैसे इन्होंने आतंकवाद उठाया, जैसे भिंद्रावाले को खड़ा किया इंदिरा गांधी ने। उन दिनों पंजाब के सिख भिंद्रावाले को इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा कहते थे, क्योंकि ज़ैल सिंह से मिलकर अकालियों की जड़ें काटने के लिए भिंद्रावाले को खड़ा कर दिया, फिर अकाल तख्त पर हमला किया। तो उस वक़्त बहुत गुस्सा था कांग्रेस के खिलाफ। फिर LTTE को खड़ा किया राजीव गांधी ने, वहाँ भी कितना कहर ढाया। पूरी एक टेररिस्ट तंजीम आपने श्रीलंका में खड़ी कर दी, श्रीलंका को अपना दुश्मन बना लिया, जो कि हमारा अभिन्न अंग ही समझा जाता है। सिविलाइजेशनली और पॉलिटिकली वो बहुत करीब था हमारे, और उसको भी दुश्मन बना लिया। फिर तिब्बत के साथ जो नेहरू ने गलतियाँ ब्लंडर्स की। सो आई वाज वेरी एंटी कांग्रेस एंड एंटी नेहरू। और बार बार इन्होंने शेख अब्दुल्ला को कभी चीफ मिनिस्टर बनाना, कभी जेल में डालना, फिर वापस लाना। तो ये दिखता था कि इनकी बहुत मिसमैनेजमेंट रही है और इनकी बहुत बेईमानियाँ रही हैं। तो इसलिए एंटी कांग्रेसिज्म या दैट टुक द फॉर्म ऑफ कि शायद इनकी बेईमानियों की वजह से कश्मीरी बगावत पे तुल गए। और उन दिनों मैं जानती हूँ, जब मैं पहली बार गई, ये बात बार बार कश्मीरियों के मुंह से सुनने को मिलती थी। हमारी तो एक ही डिमांड है, जितनी डेमोक्रेसी आपने बिहार या यूपी को दी उतनी तो हमें दे दीजिए। आप बार बार रिग्ड इलेक्शन क्यों कराते हैं? ये भी बहुत बड़ा चार्ज था कि NC के साथ मिलके एक भी फ्री इलेक्शन नहीं करवाने दी कांग्रेस पार्टी ने। और ये रिग्ड इलेक्शन हालांकि गई तो NC के फेवर में, पर ठीकरा तो सारा उस बेईमानी का सेंटर पे आ जाता था कि सेंटर करवाता है रिग्ड इलेक्शन। तो उस वजह से भी गुस्सा था। फिर मुझे मानना पड़ेगा कि मैं जब नेहरूवियन कांग्रेस से जब मेरी डिस्टेंसिंग हुई, तो एक महात्मा गांधी एक मॉरल एंकर के रूप में मिले। और तो कुछ था नहीं। देखते थे जब अपने आसपास, तो एजुकेशन भी हमारी बहुत कॉन्वेंट स्कूल, मिरांडा हाउस, JNU, वहाँ असली हिस्ट्री ना तो पढ़ने दी किसी ने, ना पढ़ाई, फैक्ट्स भी नहीं पढ़ाए। और हमारे परिवार के लोग भी कि बच्चे कहीं डिस्टर्ब ना हो जाएं पार्टीशन एक्सपीरियंस से या जो हमारे साथ हुआ। तो इसलिए थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखते थे, इसलिए बातें पता भी नहीं थी। और ये भी मत भूलिए, दरअल इस्लाम जैसे टर्म, दरअल हर्ब जैसे टर्म, गज़वा हिंद का नाम कभी हमने सुना भी नहीं था। और वो पॉलिटिकल नैरेटिव में लाने देने की इजाज़त भी नहीं किसी को होती थी। किसी ने ऐसी बात कह भी दी तो उसको एकदम हिंदुत्ववादी तो नहीं उन दिनों शब्द था, पर कम्यूनल, रैबिड, ये वो संघी ऐसे बोल के चुप करा दिया जाता था। तो उस माहौल में मैं पली बड़ी। तो इसलिए वहाँ जाके इस लिहाज से कि अगर सेंटर ने गलतियाँ की हैं और जो कश्मीरियों की जायज़ शिकायतें हैं वो तो समझ लें, वो तो सुन लें, और कोशिश करें कि ब्रिज बिल्डिंग का काम करें, कोशिश करें कि लोगों को समझाएं ये समस्याएं हैं, ताकि ग्रास रूट पे क्या हो रहा है, वहाँ की डिफिकल्टी, हाँ डिफिकल्टी क्या समझते हैं। तो एक ब्रिज का काम आप ब्रिज बिल्डिंग का सोच के मतलब कि पहली बार यासीन मलिक से मिलने चल पड़ी? नहीं, सिर्फ यासीन मलिक से नहीं देखिए, एक और भी हमें बताया जाता था ना कि किसी भी देश की डेमोक्रेसी का लिटमस टेस्ट है वहाँ माइनॉरिटीज़ कैसे रहती हैं। पर यह किसी ने नहीं समझाया था कि कश्मीर में तो मुसलमान माइनॉरिटी नहीं है, वो तो भयंकर मेजॉरिटी में है। और अगर कहीं हिंदुस्तान में मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स ने लिटरली फासिस्ट रूप अख्तियार किया, मेजॉरिटेरियनिज्म का सबसे भद्दा रूप कहीं हुआ, तो वो तो कश्मीर में। ये किसी ने कहीं नैरेटिव में ही नहीं था। तो समझने के लिए फिर डायरेक्ट ही जाना पड़ता था। और एक बात थी मेरी, देखिए शुरू से मेरा ये था कि मानुषी में मैं कभी कुछ नहीं लिखती थी जब तक फर्स्ट हैंड जाके ना समझूं। कोई भी दंगे पर मैंने अगर लिखा, चाहे बम्बई का दंगा हो, मेरठ मलियाना का हो, खुद जाके कर्फ्यू के दौरान, डिस्टर्बेंसेस के दौरान, गोलियां चल रही उसके दौरान
जाके पूरी खुद फर्स्ट हैंड कवरेज की। तो अभी आप इस कमेटी के बारे में बताएं कि वहाँ पे पहली बार कब गए? तो 1994 में गए। तभी किससे मुलाकात हुई? हाँ, हुआ क्या, सबसे मिलना था तो अलग अलग ग्रुप से मिल रहे थे, परंतु तभी यासीन मलिक छुट के आया था JKLF का जो करता धरता था, अमंग द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ JKLF। ये आप तो जानते ही हैं, छोटी सी उम्र में बॉर्डर पार चला गया था और फिर बंदूकधारी बन के आया था। फिर कई साल IF के लोगों को मारा, इंडियन 4 एयरफोर्स ऑफिसर्स को मारा वगैरह वगैरह, और कश्मीरी पंडितों के मारने में ही नहीं, अगवा करने में, और वो सारा जो इसने तांडव रचा था वो सबको मालूम था। परंतु जब ये जेल से छूट के आए, अस्पताल में था, और ये एक नैरेटिव खड़ा किया गया, शायद मुझे लगता है वजाहत हबीबुल्लाह का उसमें बहुत बड़ा रोल कंट्रीब्यूशन था, कि अब ये गांधीयन बन के इसने सरेंडर किया है और अब ये गांधीयन ढंग से अपनी बात पहुंचाना चाहता है। ही हैज़ रियलाइज्ड द मिस्टेक इन टेकिंग अप आर्म्स एंड ही नाउ वांट्स टू डू कोर्स करेक्शन। ये बात हमें समझाएगी। अब कोई भी मुझे कहे उन दिनों, अभी कोई मुझे गांधीगिरी का नाटक करने की बात करे तो मैं उसके झांसे में नहीं आने वाली, क्योंकि मैं गांधीगिरी की जो लिमिटेशंस हैं और उसकी नौटंकियां मैं समझ चुकी हूँ। परंतु उन दिनों मैं दिल से वादी तो नहीं कहूँगी, गांधी से इंस्पिरेशन लेती थी। तो मुझे याद है उस रात को जब मैं इसको मिलने गई, शाम को हम सब लोग गए, बाकी लोग गवर्नर साहब के डिनर में चले गए उनसे बात करने, और मैंने बाकियों को कहा आप डिनर में न खाओ, मैं इससे समझना चाहती हूँ क्या इसकी समस्या थी, क्यों इसने हथियार उठाए वगैरह वगैरह। तो उस रात को मैं अस्पताल में ही एक टेप रिकॉर्डर लेके, उन दिनों वीडियो तो होते नहीं थे, मैंने कम से कम 4-5-6 घंटे उसकी बात रिकॉर्ड की। अच्छा, शुरू में ये तो समझ आ गया कि ये जो आज़ादी, ये खोखला सा नारा है, बिकॉज ही कुड नॉट पुट मच कंटेंट इनटू इट। परंतु जो वो अपना अनुभव बताता था, मैं 16 साल की उम्र में मेरे साथ क्या क्या गुजरा और किस हालात में, जो आजकल बरखत वही रिसाइकल करती है, रिसाइकिल कभी हेडमास्टर हो जाता है, कभी आर्मी वाले ने थप्पड़ मार बिल्कुल दिया, कभी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको भी वही नैरेटिव और आज का भी यही नैरेटिव? नहीं, उस वक्त तो पहली बार सुन रहे थे ना, अब तो घिसा पिटा हो चुका है। देखिए, आज के दिन अगर मुझे कोई कश्मीरी हेडमास्टर का बेटा ये कहानी सॉब स्टोरी सुनाता है, अब मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं सुन के अब थोड़ी अकल आ चुकी है, पर उस वक्त तो पहली बार सुन रहे थे। और विक्टिमहुड का नैरेटिव था, और ये था कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए जो हमें कभी मिली नहीं। देखिए, इनको अपनी बात ह्यूमन राइट्स के दायरे में रह के वो मास्क पहन के करने की बहुत खूबसूरत ट्रेनिंग है, क्योंकि जिन्ना साहब ने भी पाकिस्तान बनाया, लाखों लोग बेघर कर दिए, लाखों उजाड़ दिए, कितने कत्ल हो गए, कितनी औरतें अगवा हो गईं, पर नौटंकी क्या थी, मास्क क्या था, माइनॉरिटी राइट्स। हम माइनॉरिटी बन के नहीं जी सकते, क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी हम पे राज करेगी, हम दब जाएंगे। ये जिन्ना साहब ने भी तो यही मास्क पहना था। तो ये बातें समझने में तो टाइम लगा मुझे भी। तो यासीन मलिक से शुरू हुआ। अब यासीन मलिक बहुत गांधीयन बन रहे हैं, और नौटंकी ऐसी भी, एक तो सफ़ेद खादी पहन ली, फिर उसने वेजिटेरियन बनने का भी नाटक किया। और मेरे घर में आके मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि मेरी बहुत बड़ी गांधी की कलेक्शन थी, उसमें बहुत रेयर बुक्स भी थी। उसने बहुत सारी मेरे घर में आया, मुझे गांधी पढ़ना है, मुझे दीजिए। मैंने कहा जो उठाना है ले लो। एंड ही रियली पिक्ड सम ऑफ द बेस्ट बुक्स। कुछ उसने पिक की, कुछ मैंने खुद दी। नहीं, ये तो ज़रूर पढ़ना। वो 7 वॉल्यूम्स जो महात्मा तहजीब जो है, उसने आपको गांधी की कलेक्शन उसको देने के लिए पहले आप नहीं, उसमें लखनवी तहजीब नहीं है। लिखा ही नहीं था, नहीं,
देखिए अब धीरे धीरे पता था कि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, ज्यादा क्या, वो मेरे ख्याल से 8वीं पास नहीं। स्कूल, हाँ, फिर उसने अंग्रेज़ी इतनी सीख ली कि गिटर पिटर कर ले, परंतु मैंने सोचा चलो इसी बहाने गांधी पढ़ लेगा, परंतु वो नाटक था। नहीं, हिंदी था, अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजी थी जी। फिर उसके बेचारे के किस काम आनी थी। हाँ, उसने रद्दी में बेच दी होगी। नहीं, वैसे आप NIA वालों को अप्रोच कर सकते हैं, अभी उसको इन्होंने अरेस्ट किया है, तो घर पे उसके सामान भी सीज किया होगा, उसमें बोलना कुछ मेरी भी इसमें बहुत कीमती। मुझे लगता है कि उसने वापस जाके खूब हंसा होगा और रद्दी वाले को दे दी होगी। वो नाटक शायद केवल मेरे लिए ही था और यासीन के साथ, परंतु मेरे को समझने में इसलिए भी देर लगी क्योंकि एक इमेज उस वक़्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बना रही थी कि कांग्रेसियों का तो दामाद था, वो कभी उसको जहाज भेजते थे, कभी PM साहब मिल वो बाद में आया। नहीं, जब उस वक़्त आया। लेकिन वजाहत तो इनके घर का बंदा है, सोनिया गांधी के। देखिए, सब कांग्रेस वालों को नहीं पता था ना, ये अंदर की बातें हो रही थी। ठीक है, मतलब ये दुल्लत साहब की बातें हो रही थी। ये दुल्लत साहब की बातें हो रही थी, परंतु आम कांग्रेसी को ये कहानी नहीं मालूम थी और इसका मैं आपको प्रूफ देती हूँ। कुछ ही दिन बाद ये इस बात को लेके कि मेरे JKLF के लोगों को अभी भी गोलियां मारी जा रही हैं, उनको कत्ल किया जा रहा है। के लोग मार रहे थे उसमें। एग्जैक्टली, पर वो उसमें इनका क्या कसूर है? वो ठीकरा सिक्योरिटी एजेंसीज पे फोड़ना चाहता था। अब हमें तो इतना, हमारे अखबार कब सच बोलते हैं कश्मीर को लेके, तो इतना मालूम नहीं था। इसने ये ऐलान किया कि दिल्ली में आके ये जंतर मंतर पे भूख हड़ताल करेगा। चलिए जी, जंतर मंतर पे बैठ गया। तब पहली बार मुझे दिखा कि इसके साथ ना तो कोई ज़्यादा संगी ना साथी, 2-4 लोग इसके अपने, कोई बहुत बड़ा हजूम ना दिल्ली से आया ना कश्मीर से आया। अब ये बैठ गया, ना इसको कोई मीडिया अटेंड कर रहा है, ना इसको कोई पॉलिटिशियन पूछने आ रहा है। अब मैं पागलों की तरह, मुझे उन दिनों सीताराम केसरी ने एक कम्युनलिज्म के ख़िलाफ़ कोई एक ट्रस्ट बनाई थी, बॉडी बनाई थी, उसमें डाला था। उसमें कई दिग्गज लोग थे कांग्रेस के, तो मैं उनको कह रही हूँ जाके भैया उसको जूस तो पिला दो, उठा दो किसी तरह, पूछ तो आओ। कोई जाने को तैयार नहीं। और फिर जब इसको ज़बरदस्ती उठा के, मैंने बहुत लोगों की मिन्नतें की, कोई नहीं माना, पर इसको जब अस्पताल में ले जाया गया और बत्रा अस्पताल में भर्ती हुआ, तो 2 लोगों को तो मैं परसुएड कर पाई, सुषमा स्वराज जी और मेनका गांधी। मैंने कहा आप जाके देखिए, अगर वाकई गांधीवादी बनना चाहता है तो हमें मदद करनी चाहिए, ऐसे टाइम पे निगलेक्ट नहीं होना चाहिए बंदा, नहीं तो वापस कहीं उसी रास्ते पे ना चला जाए। अच्छा देखिए, एक फ़र्क है मेरे एंगेजमेंट में, फ्रॉम डे 1 मैं कभी किसी के कहने पे नहीं गई थी, मैं किसी का पैसा लेके नहीं गई थी। हर बार हवाई टिकट अपनी जेब से खर्ची, हर बार अपने होटल का खर्चा खुद ही किया। तो या कुलदीप नायर जी, इन्होंने जो फंडिंग ली वो कहाँ गई? वो किसी को थोड़े देते थे। कुलदीप नायर किसी पे नहीं खर्चते थे, दावत अच्छी कर देते थे, घर में बढ़िया खाना, पर आप सोचो कि वो मेरा एयर टिकट उन्होंने दिया, वो कभी नहीं, नो क्वेश्चन। तो मैं खुद जाती थी, खुद की जेब को आग लगा के। ठीक है, हाँ, ऐसे मूर्ख होते हैं क्यों? पर नहीं, पर मानुषी का सारा काम मेरी जेब से ही तो हुआ है। मेरी सारी बुक रॉयल्टीज गई, मेरे सारे लेक्चर टूर्स में जितने पैसे मिलते थे मानुषी, उसी से हमने चलाई। तो मानुषी में भी मैंने, अभी जो हमने ऑफिस बनाया है, तो मैंने अपना सारा प्रोविडेंट फंड डाला, अपनी प्रॉपर्टी बेची, तभी ऑफिस बना। तो मुझे आदत ही नहीं है कि कभी किसी से पैसा लेके कोई नेक काम करो। तो ये यासीन मलिक से फिर मोह भंग कैसे हुआ? अच्छा, पहले 1-2 और मैं आपको बातें बता दूं, फिर मोह भंग की भी बहुत जल्दी बात आ जाएगी। एक तो जब ये बात ही करता था ना, ये देखिए कि इसने रटा रटाया एक रोबोटिक सा स्क्रिप्ट है, उसके अलावा ये बात कर ही नहीं सकता। उसमें इसकी अपनी रोने की कहानी और हिंदुस्तान सरकार ने इसके साथ क्या ज़्यादती की, मतलब बंडल ऑफ नेगेटिविटी। दूसरा, इसकी कितनी भी मदद करो, देखिए बाकी कश्मीरी लीडर्स जो हैं कम से कम तहजीब है, तू तड़ाक नहीं करते, बदतमीज़ी नहीं करते, एक लखनवी तहजीब या जो भी कहो। एक ये अनोखा है जो बदतमीज़ है, सड़क छाप है। अब देखिए इसकी कितनी 2-3
बहुत बड़ी बड़ी मैंने इसकी मदद की। ये ज़िंदा भी नहीं होता अगर जैसे एक समय जब वाजपेयी की सरकार थी, इसकी एक ब्रेन सर्जरी होनी थी यूएस में। हाँ, जाना था जब, मतलब इसको जाना था ब्रेन सर्जरी के लिए, परंतु इसको वीज़ा नहीं मिल रहा था, पासपोर्ट नहीं मिल रहा था, और ये ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिटेड था। तो उस वक़्त मैंने राम जेठमलानी को पकड़ा। वो राम जेठमलानी बहुत प्यार करते थे मुझसे, और फॉर हिम आई वाज लाइक अ फैमिली मेम्बर, रानी की वजह से जो भी। और हम दोनों ने वी लेड सीज टू अडवाणी, होम मिनिस्टर थे, और कहा कि इसको प्लीज़ भेज दीजिए जैसे भी है। और आप मानेंगे नहीं, ऐसे माहौल में जब बिल्कुल अडवाणी जी का मन नहीं था, फिर भी हमने इसको पासपोर्ट दिलवाया। वहाँ जाके एक कश्मीरी पंडित ने इसका इलाज किया। अच्छा, डॉक्टर कश्मीरी पंडित? जी हाँ, मुफ्त में किया। इंजेक्शन लगा देते तो ठीक रहता। अच्छा, इसको आपको लगता है कि कभी इसको इस चीज़ का एहसास हो कि ये कभी राम जेठमलानी को एक थैंक यू भी करने गया हो, या मुझे भी कभी इसने कहा हो कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी? नो क्वेश्चन। एक और उदाहरण देती हूँ। इसके 2 साथी, उनको डिटेंशन सेंटर, जिसको वो बोलते हैं ना पापा टू, जहाँ पे महबूबा मुफ्ती रहती है, उन दिनों वो टॉर्चर चेम्बर हुआ करता था, इनको पकड़ के इनसे उगलवाने के लिए, टेररिस्ट के लिए। तो इसके 2 संगी साथी वहाँ डिटेन्ड थे। तो ये मेरे पास आया रोता हुआ कि प्लीज़, मैं आपको गारंटी देता हूँ इनका टेररिज्म से कोई लेन देन नहीं है, एंड ये मेरा वायदा है। तो मैंने कहा मुझे क्या पता, वो बोलने को तैयार हैं कि तुम कुछ भी ऐसे बोल रहे हो। नहीं, आप जाके मिल आइए, आपको पता चल जाएगा। फिर मैं अपने खर्चे पे कश्मीर जाती हूँ। तब अशोक जेटली थे चीफ सेक्रेटरी, बहुत पावरफुल थे, हमारे अच्छे मित्र थे। तो मैं उनके वजह से मुझे अलाउ भी किया गया डिटेंशन सेंटर में। उनकी पूरी सिटी पिटी गुल थी, डरे हुए। वैसे कहते हैं ना रेवोल्यूशनरी, जैसे हमारे दिमाग में रेवोल्यूशनरी आती है तो भगत सिंह की बात आती है, राजगुरु की। कितने बहादुरी से उन्होंने फांसी का फंदा भी चूमा। ये तो बिल्कुल चूहे जैसे कांप रहे थे जब मैं इन्हें मिलने गई। और यही कि हमारा कोई हाथ नहीं है, हम गारंटी देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ना रहा है ना होगा। तो मैंने अशोक जेटली से मिन्नतें की कि ये कह रहे हैं तो गुडविल जेस्चर के तौर पर इनको छोड़ दो। और मानिए, अशोक जेटली ने छुड़वा भी दिया। अब मुझे नहीं पता कि ये वो तकिया का उदाहरण है, झूठ था कि सच था, बट द पॉइंट इज, ये जो इनग्रैटिट्यूड है ना, कश्मीरी मुस्लिम सोचते हैं कि ये हक है, और हमको जैसे मैनिपुलेट करते हैं, तो उनको लगता है कि हैं ये तो हैं ही बेवकूफ़, इनका फ़र्ज़ बनता है, हमने हुकूमत की है, एज इस्लामिक रूलर्स वी हैव लिव्ड इन दिस कंट्री। वो दिमाग में वही है। लेकिन यासीन के साथ जो आपका सबसे ज़्यादा चलता है ना सोशल मीडिया पे, जब लोग गालियाँ निकालते हैं आपको, तो उसमें वो एक 3 मूर्ति में कोई कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें यासीन मलिक है, आप हैं, काफ़ी कुछ। हाँ, उस पे मुझे बहुत गालियाँ भी पड़ी हैं। वो था एक, हमने डायलॉग राउंड टेबल जिसको कहते हैं, डायलॉग किया था टुवर्ड सॉल्यूशंस, मल्टी पार्टी डायलॉग। और शायद ये पहली बार ऐसा हुआ कि सेपरेटिस्ट ग्रुप्स, मेन स्ट्रीम पार्टीज़, जम्मू के लोग कुछ, रजौरी, पुंछ, कारगिल, लद्दाख से, सब जगह से लोग आए। अब हमने सही चुने गलत चुने वो कहना मुश्किल है, क्योंकि बाद में पता चलता है। जी ग्रास रूट पे तो आपके वही थे, वेद भसीन, कुलदीप नायर, क्योंकि उनका ही कनेक्ट वहाँ पे था। हाँ, वेद भसीन और बलराजपुरी, यूर राइट। EPW में, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में इनके आर्टिकल्स तो पढ़ने को बहुत ही मिलते थे। तो ये जम्मू से, तो जम्मू कश्मीर से एक वन साइडेड नैरेटिव ही था, क्योंकि बिल्कुल वहाँ से और कुछ लिखा नहीं जाता था, बिल्कुल नहीं आता था। प्रेस में छपता था वो शायद मेरे ख्याल से जी 2-3 लोगों का ही छपता होगा। जी। तो नवंबर 7, 2009 को मैंने ये मल्टी पार्टी डायलॉग किया था, 3 मूर्ति, नेहरू मेमोरियल में। 2009? हाँ, 2009। ये रिसेंट? हाँ, इतना पुराना नहीं है। तो वो तो मल्टी पार्टी था। तब तक
यासीन मलिक से मेरा पूरी तरह मोह भंग हो चुका था। कई कारण थे उसके, क्योंकि तब तक पीडीपी से एक कनेक्शन शुरू हो चुका था मेरा। और यासीन मलिक ऐसा तंगदिल इंसान है कि अगर आपने किसी और से बात भी कर ली, अगर आप कश्मीर गए हैं सीधा उसके घर नहीं आए, जहाँ उसने जिसको मिलवाया उसके अलावा किसी से मिल लिए तो पगला जाता था। एक ये भी कारण था कि ये थोड़ा पागल लगने लगा था मुझे। उसी दौरान में भी आपका शबीर शाह के साथ भी कनेक्ट बना होगा। शबीर शाह का उसी दौरान में ये भी जेल से छूटा 96 में शायद, 96 से इलेक्शन से मेरे ख्याल हाँ, से थोड़ी देर पहले। हाँ बिल्कुल। तो इसको भी इसका था कि ये चीफ मिनिस्टर बनने वाला है, जम्मू वाले भी इसके साथ जुड़ गए, कश्मीरी पंडित भी जुड़ गए। जी, इसको भी शायद हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ही ये नाम भी दिया था, नेल्सन मंडेला ऑफ कश्मीर। हाँ। इतने साल इसने जेल में बिताए हैं, 22 साल कहते हैं। 22 साल कहते हैं तो जी। उसमें किसी ने आपको ये नहीं बताया कि ये इसने जेल में क्यों काटे? सबसे पहले अनंतनाग में अगर गाय काटी तो वो किसने काटी? इसने शबीर शाह ने काटी, जो 14 साल की उम्र में ये कहता है कि मैं जेल में गया सबसे पहली बार। हाँ, तो वो किस लिए गया? क्योंकि वहाँ पे काउ स्लॉटर पे बैन है। ओहो। जम्मू कश्मीर ही एक ऐसी रियासत थी उस वक्त जिसमें काउ स्लॉटर में बैन था, और इसने अनंतनाग चौक के बीच में गाय कत्ल की थी। किस लिए? टू डिफाई लॉ। ओह माय गॉड, और ये पहली नहीं बार पता था, ये नहीं पता था। उसके बाद 85 में हाँ, ये पकड़ा गया, इसके साथ विस्की की बॉटल्स पकड़ी गई, 2 लड़कियां पकड़ी गई, एक पिस्टल पकड़ी गई। देखिए जहाँ तक ये बातें हैं ना, इनके बारे में तो पता था, सुना था, पर कश्मीर के लोग बड़ा क्लेवर नैरेटिव चलाते हैं कि ये तो इंटेलिजेंस एजेंसीज बदनाम करने के लिए किसी के ऊपर भी प्लांट कर देती हैं, तो समझ नहीं आता कि किसकी माने किसकी ना माने। इसलिए वो गाय का, देखिए अगर सोशल मीडिया के ज़माने में ये हरकत हुई होती तो झटके में पता चल जाता। मैं सिर्फ शबीर शाह का नाम टाइप करती और धड़क आ जाता डाउनलोड होके इसकी सारी करतूतें, पर ये सब तो पहुंचती नहीं थी। तो उसका अगर मालूम होता मुझे तो शायद मैं बेवकूफ़ न बनती। पर देखिए क्या जुनून रहा होगा। फिर मैं अपने ही पैसे से जाती हूँ, और आदू होटल होता था उन दिनों, हाँ आदूस, जहाँ पे जर्नलिस्ट अक्सर रहते थे। हाँ, और मुझे याद है, देखिए कितना एडवेंचरिज्म है। बिल्कुल उन दिनों टेररिज्म क्योंकि पीक पे था, अंधेरा सुन हो जाता था 6 बजे के बाद। वहाँ पे तो कोई मिलता भी नहीं, कोई बंदा ना बंदे की जात। अब मैं गई हूँ और शबीर शाह से मिली तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ दावत के आइए, आप रात का खाना हमारे साथ खाइए, परसों रात को या जो भी। मैंने कहा ज़रूर। अब मैं उस रात को 7 बजे होटल से निकलती हूँ इनके यहाँ जाने के लिए। कोई ना बंदा ना बंदे की जात, ना कोई ऑटो ना कोई टैक्सी, कुछ नहीं। और आदूस के मालिक भी मुझे कहते हैं मत बाहर निकलिए, बहुत ख़तरा है, अच्छे भले लोग, हथियार लेस लोग नहीं जाते घर के बाहर। मैंने कहा नहीं, मुझे बुलाया तो मुझे जाना है। अब अंधेरे में मैं चल पड़ती हूँ, ऑल अलोन, घुप अंधेरा, कुछ कोई मिल नहीं रही सवारी। पुलिस की 2-3 जीपें आती हैं। कहाँ जा रही है मैडम, क्या हो गया आपको? नहीं, मुझे कहीं दावत पे बुलाया। मुझे लगता है कि पुलिस वालों ने भी सोचा होगा कहीं दिल्ली से कोई पागल छुट के आई है आगरे के पागल खाने से, इसको इस माहौल में कौन दावत पे बुलाएगा, या मुझे किसके यहाँ जा रही है। पर किसी ने मुझे रोका नहीं। आई थिंक आई एम वेरी लकी दैट वे। मुझे अगवा भी कर सकते थे, बहुतों को किया, और उसके साथ कुछ भी हो सकता था उस रात को। एक अकेला ऑटो आता है। मैडम कहाँ जाना है? मैंने बताया शबीर शाह जी के यहाँ जाना है। और आपको मालूम है? कहता हाँ मालूम है। अच्छा, वो स्कूटर अब मुझे सेंटर ऑफ कश्मीर श्रीनगर से लेके जा रहा है। आजाद आप मानेंगे नहीं, मीलों तक लाइट नहीं, कोई आबादी नहीं, बिल्कुल आउटस्कर्ट्स पे था उसका घर। अब मुझे समझ नहीं आ रहा ये कहाँ लेके जा रहा है, कहीं जंगल में मुझे काटने के लिए तो नहीं लेके जा रहा। फिर भी मैं आराम से बैठी रही, आई डिडंट शो एनी नर्वसनेस। वहाँ हम पहुँचते हैं तो और भी अंधेरा है, कोई दरवाज़ा खोलने को राज़ी नहीं। बड़ी मुश्किल, किससे नंबर भी पता चले, कैसे तैसे उस घर के बाहर पहुँचते हैं। अंधेरा घुप, ब्लैकआउट। गेट खटखटाती हूँ, बड़ी देर बाद ऊपर से कोई आवाज़ आती है, कौन है? मैं बताती हूँ शबीर शाह जी ने बुलाया था मुझे खाने पे।
वो यहाँ नहीं रहते, वो फलां जगह चले गए, अब वहाँ दोबारा जाते हैं। मेरे ख्याल 10 बजे मुश्किल, मतलब करीब 9:30-10 होंगे, उस अंधेरी रात में मैं उनके यहाँ अकेले पहुँचती हूँ। ही हैज़ अ लैविश स्प्रेड, कोई 24 किस्म के मीट, मच्छी, पता नहीं क्या क्या, एंड वी हैव दिस डिनर। ना शबीर शाह के साथ जो मेरी एंगेजमेंट रही, एक बात बहुत समझ आ गई बहुत जल्दी से, कि उसका जो पब्लिक इमेज है वो हमेशा इस तरह बनाता है जैसे कि उससे बड़ा कोई सेक्युलर है नहीं। हमेशा कोई भी मीटिंग के लिए 10-15 कश्मीरी पंडित उसके साथ ज़रूर खड़े होंगे, 2-3 लोगों को जम्मू से भी बुला लेगा, और ऐसे लगता है कि इतना इंक्लूसिव बंदा है, बात भी नहीं करता बिना कश्मीरी पंडितों को, बिना डोगरों को, बिना इसको, बिना उसको, सिखों को साथ लिए। परंतु ये भी धीरे धीरे मालूम हुआ कि अय्याश भी है, पैसा खोरी तो उसने इतनी की है। हिंदुस्तान ही सिखा देता है, नहीं वहाँ से भी आता है, वहाँ से जो आता है सो आता है, जो यहाँ से दिया जाता है। बिल्कुल। देखिए, आप किसी का इनकम टैक्स वहाँ पे नहीं पूछते कि भैया तू इतनी इनकम, तूने इतनी प्रॉपर्टी बना ली। यासीन मलिक ने मॉल बना लिए जी, दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीद ली जी, लैविश लाइफस्टाइल में रहता है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। शबीर शाह का जो लाइफस्टाइल है, इनकम उसकी कोई नहीं है, बिजनेस कोई नहीं है, भैया पैसा कहाँ से आ रहा है? नाइम अख्तर बेरोजगार है वैसे तो, बीवी एक नौकरी करती है, हुर्रियत का जो नाइम है, नहीं उसका नाइम खान है। नाइम खान। अब नाइम खान का पैलेस है, हाँ, पर इतना बड़ा पैलेस तो नहीं कोई बना सकता ना। और पूरे हिंदुस्तान के खिलाफ उसको बातें करने के लिए आप कभी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में भेजते हो, कभी यूके की यूनिवर्सिटी में बिल्कुल, भेजते हो, और फिर वो आपकी ही यूनिवर्सिटी में काम करती है। बिल्कुल सही बात। तो ये कैसे? हाँ, ये सब देख देख के ही मोह भंग होता गया। और यासीन मलिक के साथ जो 2-3 बड़े इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स थे, मुझे याद है ये मोहभंग तो इसलिए भी हो गया, यहाँ पे पकड़ा जाता था लड़कियों के साथ इंडिया गेट पे पकड़ा गया। हाँ, खबर लगी और किसी ने रातों रात वो सारी की सारी इंडियन एक्सप्रेस की अखबारें गायब कर दी। वो तो मतलब नॉन केसेस हैं सभी। नहीं, पर मैंने उसके बाद फिर उसको मेरे घर में आने पे कम से कम एंट्री बैन कर दिया, क्योंकि ये फ्लर्ट तो करता था, सबसे करता है, और ये भी बात मुझे बहुत अखरती थी। इनफैक्ट JKLF के ये छोटे जो चेले चपाटे थे, मुझे याद है एक मुझे ले गया शिकारे की राइड पे, मेरे पीछे ही पड़ गया, शादी कर लो मुझसे, शादी कर लो। अरे क्या तू बंदा क्या है, मतलब सीधे हाँ। मैंने कहा मुझे नहीं करनी, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मैं ये कह रही, उसको छोटा चेला चपाटा, आई मीन व्हाई वुड आई इवन अपॉइंट यू एज अ प्यून इन माई ऑफिस। और इस तरह के, मतलब इनको असल में तब तक आदत नहीं थी कैसे बात करनी है औरतों के साथ जो पर्दे में, बुर्के में नहीं रहती। तो यासीन का भी दिमाग ख़राब हो गया और इसके चेले चपाटों का भी, क्योंकि आने लगे जर्नलिस्ट। तो यासीन मलिक का तो जो भी फीमेल जर्नलिस्ट थी, चाहे विदेशी हो चाहे, ही ट्राइड हैविंग सम काइंड ऑफ हाँ। तो ये भी बड़ा कारण था दैट आई स्टार्टेड डिस्टेंसिंग माई सेल्फ। और फिर जब PDP के साथ थोड़ा भी रिश्ता बना या शबीर शाह से बातचीत शुरू हुई, तो इसने गाली गलौज भी शुरू कर दी। नहीं, तो ये जो आपके रिलेशनशिप बनते गए, वहाँ पे एक जमाते इस्लामी की अगर हम जमात देखें तो वही उन्हीं के साथ आपके रिलेशन बन रहे हैं। पहले यासीन मलिक आ गया, फिर शबीर शाह आ गया, उसके बाद NC के साथ आपका कुछ बीच में 6 साल का उनका भी टेन्योर आया, कभी उनके साथ भी कुछ एंगेजमेंट होती, फिर डायरेक्टली आप मुफ्तीज़ के साथ, जो तो कट्टर जिहादी, अल्लाह वाले से भी ज़्यादा कट्टर वही। ये मतलब कि ये कुछ कैसे आपको लगता है कि ये? बहुत पते की बात पूछी आपने। देखिए, जब मैं जेटली साहब के साथ आपने बताया कि अच्छे आपके रिलेशन थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों के साथ आपकी कभी एंगेजमेंट क्यों नहीं हुई? मैं इसलिए नहीं, मैं बताती हूँ। पात्र जो बने वो सारे जमाती नहीं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तो जमातियों का बाप है, नहीं क्या बात करें। जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने जमात को कभी वहाँ पे पनपने नहीं दिया। ये तो उमर अब्दुल्ला ने आके नहीं, JKLF को पनपने का काम पूरी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया। अब्दुल्ला का था ही। मुझे याद है जब मैं 2010 में स्टोन पेल्टिंग एजिटेशन के दौरान, यासीन मलिक था तब थाने में नज़रबंद तथाकथित, और इसको डिटेंशन में लिया गया था। तो मैं
जनरल लखविंदर सिंह जो मानुषी के ट्रस्ट में भी हैं, मैं उनके साथ गई थी। तब तक हमारी ऐसी कोई करीबी नहीं थी एंड वी हैड डिस्टेंस में आपके पीडीपी के साथ। हाँ, पर मैं ये इसलिए बताना चाह रही हूँ, यासीन मलिक बिल्कुल राजा महाराजा की तरह, उसके लिए कमरा फर्स्ट फ्लोर पे थाने में है और कालीन बिछा हुआ है, बहुत बढ़िया तख्त है, उस पर कुशन्स हैं, उस पर गोल तकिए हैं, 25 अखबार हैं, 2 उसके चमचे हैं। ये तो डिटेंशन थी। नहीं, आपको मालूम नहीं है कि वजाहत हबीबुल्ला यहाँ से एयरफोर्स का जहाज़ लेके मनमोहन सिंह की चिट्ठी लेके यासीन मलिक के पास गए, रात को गए और रात को ही वापस आ गए, सिर्फ लेटर डिलीवर करने के लिए। ये तो मतलब कि सबको ओपन सीक्रेट है कि नहीं, पर बहुत सी बातें आप लोगों को, आप जर्नलिस्ट थे तब जी कश्मीर में, कश्मीर में थे, अब कश्मीर में नहीं, आप जम्मू में हो, तो ये बातें कश्मीर के लोकल जर्नलिस्ट को पता होती थी, अखबारों में नहीं आती थी। हाँ, अखबारों में। ये किसी अखबार में आई है कि वजाहत हबीबुल्ला का क्या रोल रहा? नहीं आई। तो ये धीरे धीरे पता चला ना वजाहत हबीबुल्ला का क्या रोल रहा, यासीन मलिक को गांधीवादी मुखौटा पहनाने में, ये तो टाइम से पता चला। मैं तो सीरियसली मान गई। और देखिए, अगर आप सिंसियरली गांधी से प्रेरित होके कुछ काम करते हैं और अपनी जेब से, अच्छा एक बात तो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि मैं वही गलती दोबारा बार बार उसी व्यक्ति के साथ नहीं, जैसे ही उस व्यक्ति का चेहरा दिखने लगा मैंने उसको कट ऑफ कर दिया। और ये सुशोभा बर्वे की तरह कि बार बार उन्हीं लोगों के साथ आप एंगेज कर रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं, ये तो कम से कम नहीं किया, क्योंकि मेरी जेब से पैसा जाता था। सुशोभा बर्वे को तो इंटेलिजेंस एजेंसीज पैसा देती थी ये सब करने का। लेकिन आपने इसका सुशोभा बर्वे का नाम लिया, इस पे बारे में एक बात पूछना चाहूँगा कि अगर इसको इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज सपोर्ट करती थी, ये तो वहाँ पे एंटी इंडिया काम करती थी। अभी आपको मालूम होगा जो फारूक अब्दुल्ला की रिलीज के लिए एक प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें उसकी बहन, उसकी बेटी और 3 लेडीज और प्लस सुशोभा बर्वे यहाँ दिल्ली से जाती थी, तो क्या आप समझते हैं कि ये दिल्ली में अभी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज उसको सरकार के खिलाफ ही ये देखिए, ये जो दैट्स द सैडेस्ट पार्ट ऑफ इंडियाज पॉलिसी टुवर्ड्स कश्मीर। मैंने कईयों से पूछा है कि आप क्यों सेपरेटिस्ट को, मुझे पहले नहीं मालूम था कि ये पैसा भी देते हैं, उनके मेडिकल एक्सपेंसेस भी करते हैं, उनकी सिक्योरिटी भी ये करते हैं, उनकी अय्याशी भी अरेंज करते हैं और सूटकेस सप्लाई भी करते हैं। ये जब पूछो तो एक ही जवाब मिलता था, सी वी आर कल्टिवेटिंग देम, अल्टीमेटली व्हेन द पुश कम्स टू शव दे विल स्टैंड विद इंडिया। वो कब आएगा पुश कम्स टू शव? ये तो पुश ही करते रह गए इंडिया को। अभी तो सज्जाद लोन का भी मेरे ख्याल से 100 करोड़ से ज्यादा ही खर्च कर दिया, और वो भी तो इनके साथ नहीं खड़ा हुआ। लेकिन अभी भी सुशोभा बर्वे को एक्सेस जो है कश्मीर में, वो अभी की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो इस वक्त अमित शाह और माननीय अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के अंडर हैं, वो कैसे उसको ये एक्सेस वहाँ पे अलो कर रही है? कोई इस मामले में जरा भी फर्क नहीं आया। ये कि हमें इन्हीं को अपना मोहरा बनाना है, मतलब कि फाइटिंग सेपरेटिज्म थ्रू सॉफ्ट सेपरेटिज्म और हाफ सॉफ्ट भी नहीं। देखिए, बिकाऊ जो भी इंसान है। अच्छा, एक और बात, आपने मुझसे पूछा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से आपने क्यों नहीं इंगेज किया। 2 बातें। एक बात जो बार बार सुनने को मिलती थी कश्मीर से, जिससे दिल भी बहुत दुखता था और उसकी पॉलिटिक्स भी समझने आने लगी इससे। सभी कश्मीरी मुस्लिम ये बोलते थे कि हिंदुस्तान सरकार जितना कोई बेवकूफ़ हो नहीं सकता, पैसे भी देते हैं और गाली भी खाते हैं। कम से कम पाकिस्तान पैसा देता है तो उसे पैसा वसूली करना आता है, क्योंकि अगर उन्होंने पैसा किसी को दिया और उसने बात नहीं मानी तो गोली। इसलिए पैसा लेते हैं या नहीं लेते, धुन उन्हीं की अलापते हैं, गाना पाकिस्तान का ही अलापेंगे। ये धीरे धीरे मुझे बात समझ में आने लगी कि ये जो पॉलिसी हमारी रही है भारत सरकार की, पहले कहाँ मालूम था कि भारत सरकार सेपरेटिस्ट को इतना पैम्पर कर रही है, लाखों करोड़ों रुपया उनको सप्लाई कर रही है। कोई सोच भी नहीं सकता था, और ये बंद आज भी नहीं हुआ। दुलत के ज़माने में तो खैर बिल्कुल पैसा पानी की तरह बहा।
कम नहीं हुआ। नहीं, अभी कौन सा कम हो रहा है? मतलब कि अभी तो पिछले दिनों वहाँ कश्मीर से ही एक सोशल मीडिया पे खबर आई कि शैला रशीद को भी इंटेलिजेंस ब्यूरो फाइनेंस करता है। आपके ये जो जिसको आज ही लग गया PSA शाह फैजल, इसको भी इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी फाइनेंस करती है। सज्जाद लोन को भी इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी फाइनेंस करती है। मुजफ्फर बेग को भी इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी करती है। जब वहाँ पे सबको मालूम है तो ऐसे डिस्क्रेडिटेड लोगों को गवर्नमेंट के अंदर से जो ये कर रहे हैं उनको शट आउट क्यों नहीं किया जाता? देखिए, दो बातें। एक तो किसी के बारे में भी कुछ भी बोल दो कश्मीर में, क्योंकि कोई किसी का विश्वास नहीं करता, बाप बेटे पे नहीं करता, भाई भाई पे नहीं करता। कश्मीर सोसाइटी जितनी जलील समाज इस आज के दिन में शायद ही कहीं होगा, क्योंकि ये जो टेररिज्म का माहौल बनता है जहाँ डोमिनेट करता है, टेररिज्म एक हिस्सा नहीं है आपके जीवन का बल्कि डोमिनेंट रियलिटी है, और पाकिस्तान की बंदूकें तय करती हैं कौन क्या बोलेगा। तो ऐसे माहौल में इट्स अ फैक्ट, नोबडी नोज कौन किसका है सगा, कौन किसका दुश्मन। नहीं, देखिए, कश्मीरी को आपने कहा कि कश्मीरी सोसाइटी एक जलील सोसाइटी है, जलील बन गई है, क्यों? लेकिन उसमें मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो गिलानी साहब को भी फंड करती है, यासीन मलिक साहब को भी फंड करती है, शबीर शाह साहब को भी फंड करती है, सज्जाद लोन को भी करती है। हर एक जो इंसान है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही फंड कर रही है, और ये सारे के सारे लोग जो है एंटी इंडिया ही काम कर रहे हैं। तो जो एक कॉमन कश्मीरी है जो इंडिया के साथ वाकई जेन्युइनली जुड़ना चाहता है, तो वो क्यों जुड़ेगा? ये कश्मीरी खुद भी यही कहते हैं कि हम में से जो राष्ट्रवादी हैं उनको तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमेशा दरकिनार करके रखा, हमें मार्जिनलाइज करके रखा। हमारी सिक्योरिटी के लिए हम पुलिस के पास नहीं जा सकते थे, किसी पार्टी के पास नहीं जा सकते थे, हमें भी अपनी सिक्योरिटी के लिए गिलानी साहब के आगे ही माथा टेकना पड़ता था। कश्मीरी पंडित भी जो 800,000 बच गए, जो सिख वहाँ पे, हाँ, जो कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति है, उनके लोग भी मुझे बोलते हैं कि हमारे पे कोई आपदा आती है, विपदा आती है, तो हम पुलिस के पास नहीं जाते, हम गिलानी साहब के दरबार में हाजिर होते हैं और उन्हें कहते हैं कि प्लीज़ अपने बच्चों को समझा लीजिए, हम पे अटैक ना हो। दैट्स अ फैक्ट। बातों में ना एक बात आपने उस पर ज़्यादा बताया नहीं कि सोशल मीडिया में जो आपको ट्रोल किया जाता है, वो यासीन मलिक के साथ आपकी एक फ़ोटो दिखाई जाती है कि 3 मूर्ति भवन में शायद आप कोई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये 7 नवंबर 2009 को मैंने ये नेहरू मेमोरियल में ये मल्टी पार्टी डायलॉग ऑर्गेनाइज किया था। तब मैं CSDS में प्रोफेसर थी और CSDS और NMML मिल के इसको होस्ट किया था। और इसमें पहली बार शायद ऐसा हुआ कि मेन स्ट्रीम पार्टी के सभी लोग आए, NC, कांग्रेस, BJP के सीनियर लीडर्स और PDP के सीनियर लीडर्स, महबूबा और बेग साहब दोनों आए, और उसके अलावा जम्मू से, राजौरी से, पुंछ से, कारगिल से, लद्दाख से कश्मीरी पंडित रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे। कुछ लोगों को बहुत आपत्ति हुई कि आपने चुने कैसे ये लोग, बट दैट्स अनदर मैटर। द फैक्ट इज़ कि पहली बार बिना किसी को कुछ पैसा दिए एयर टिकट भी केवल यासीन मलिक ने हमसे लिया ज़बरदस्ती, और किसी ने हमसे ना एयर टिकट लिया ना कुछ हमसे मांगा, सब आ भी गए। अच्छा, और बहुत लोगों ने सोचा कि अगर ये सब लोग आ गए हैं इकट्ठे, और वो भी नेहरू मेमोरियल में 3 मूर्ति हाउस में ये हो रहा है, तो ये कोई बड़ी एजेंसी ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कराया होगा। कोई सवाल ही नहीं कि 2 पैसे भी उनसे लिए हों या उनसे बात भी की हो। मेरा सिर्फ ये था कि जो भी कंक्लूजन होगी वो एक तो उनकी एजेंसी वाले आएंगे ही, सुनने तो आएंगे ही, दूसरा एक रिपोर्ट हम छाप देंगे, उससे कुछ समझ लें। तो ये सब आए थे। कंक्लूजन क्या था? नहीं, कंक्लूजन कुछ ज़्यादा निकलना असंभव था, परंतु उन दिनों NC और PDP में ये द्वंद्व चल रहा था कि ऑटोनॉमी का फॉर्मूला हो एज ए सोल्यूशन, कि PDP का जो सेल्फ रूल का उन्होंने डॉक्यूमेंट निकाला था। एंड आई मस्ट एडमिट कि जिस भाषा में मुजफ्फर हुसैन बेग ने PDP का सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया,
जैसे मुझे, क्योंकि मैं तो तब भी गांधीवादी विचारधारा से ग्रस्त थी, और क्योंकि उसमें था रेडिकल devolution of power to the districts, to the grassroots, to the पंचायत, मैं उस बात से इतनी प्रफुल्लित हो गई कि मैंने सोचा ये तो गांधी का स्वराज आने वाला है, तो मैं इसलिए उसको बहुत स्ट्रांगली प्रमोट करने लगी। दूसरा, मेरे ख्याल से पीडीपी की सरकार तब चली गई थी, पर ये डेट में अमरनाथ में जो हाँ वो बात उस पे बाद में आएगी, बिल्कुल चली गई थी, परंतु ये क्योंकि फॉर्मूला डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स का था, तो मुझे देखिए जितना भी मैंने इन लोगों की, कश्मीरी मुस्लिम्स की या इनकी जमातों की सेवा की हो, हमेशा प्रयास मेरा ये था कि जम्मू के साथ जो ज़्यादती होती है, लद्दाख के साथ जो होती है, वो बीच में आए। अगर आप मेरा इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में भी इस पे जो मैंने आर्टिकल लिखा या बाकी भी लिखे, आई एम कॉन्स्टेंटली सेइंग कि आप आज़ादी चलिए ले लीजिए, जम्मू को साथ ले जा सकते हैं। तो कश्मीरी पंडित की मैंने एक जो फार्मूला किया था कि ठीक है प्लेबिसाइट कर लीजिए, प्लेबिसाइट का एक मापदंड होना चाहिए, कम से कम 2/3 मेजॉरिटी आपको कश्मीरी पंडित की मिल जाए, 2/3 आप जम्मू की ले लीजिए, 2/3 लद्दाख की लीजिए, इनकी वोट अलग से काउंट हो, यानी कश्मीरी मुस्लिम वोट हमें पता है किस दिशा में जाने की संभावना है। जिस दिन आपने जम्मू के हिंदुओं की और सिखों की 2/3 वोट ले ली, तो आप आज़ादी ले लो या पाकिस्तान के साथ विलय हो जाओ, हम तब झेल लेंगे, ये करके दिखाओ। और दूसरा, पाकिस्तान से वो सारी मिलिट्री विड्रॉ करके दिखाओ, वो तो प्लेबिसाइट की फर्स्ट कंडीशन है। पीओजे के जो हिस्सा चाइना को दे दिया है, वहाँ से चाइना से वापस ले लो, वहाँ से आर्मी को हटवा दो, और 2/3 जम्मू की, जो 2/3 कश्मीरी पंडित की, डोगरा की, लद्दाखी बुद्धिस्ट की, इन सब की वोट ले लो, फिर जिस तरफ मर्जी ले जाओ, तब है प्लेबिसाइट। ये ब्रूट मेजॉरिटी से कोई प्लेबिसाइट नहीं हो सकता। हमें तो समझना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में प्लेबिसाइट होना चाहिए। बिल्कुल। कश्मीर के लिए जो ये आर्गुमेंट लेके आते हैं, जी बिल्कुल, हम भैया यहाँ पे मेजॉरिटी में है तो इसलिए प्लेबिसाइट होना चाहिए, तो फिर तो पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर। हाँ, कि आप मुसलमानों के साथ रहना चाहते हैं कि नहीं, इनकी प्लेबिसाइट यही है ना कि हिंदुओं के साथ रह सकते हैं कि नहीं, तो क्या किसी दिन हिंदुओं को भी आज़ादी होगी कहने की कि हमसे भी पूछ लो हम इनके साथ रहना चाहते हैं कि नहीं? ये एक तरफी तो रायशुमारी हो नहीं सकती, ये सही है। तो उस दिन क्या हुआ, ये यासीन मलिक, वो राउंड टेबल जो हो रहा था, उसमें कुछ कश्मीरी पंडित्स ने आके, हमारे प्यारे मित्र सुशील ने भी आके बहुत फसाद किया, और यासीन मलिक के आने पर इन्होंने वाकई ही धुआंधार भाषण दिए और उसको बोलने नहीं दिया। अब ये था कि मैंने बुलाया है, हालांकि मेरा कोई ऐसा करीबी उससे कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर आई वांटेड कि सब आए हैं, इसलिए वो भी एक आ गया। तो अब उसको मारने को जब खड़े हुए, तो मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं ऐसे खड़े हो जाऊं कि मारो मत, ज़बान से बात करो, आप भी बैठो। अच्छा, इन सबको बिठाया, इन सबको बात करने दी, फिर मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग ने काफ़ी शांति से इन्हें संभाला। तो वो कोई यासीन मलिक के लिए नहीं था, वो एक ऑल पार्टी डायलॉग था जिसमें यासीन वाज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, और क्योंकि कश्मीरी पंडित उसके आने पर बहुत भड़क गए, तो वो उसका फसाद ज़्यादा बढ़ गया। तो नहीं तो बेसिकली उसको, वो मारपीट जो आपस में होने लगी थी, उसको बचाने के लिए आप खड़ी, हाँ, ऐसे खड़ी हो गई। बिल्कुल, तब तक आपका यासीन मलिक के साथ बिल्कुल नहीं, बुरी तरह से डिस्कनेक्ट हो चुका था। और इसलिए भी क्योंकि वो जट आदमी है, करप्ट आदमी है, और आप कह रहे हैं ना पैसा, उन दिनों नए जब शुरू में 500 रुपए के नोट आए थे, मुझे हैरत होती थी, मैंने कभी देखा भी नहीं था, मेरे पर्स में कभी नहीं 500 का नोट होता था, ये कभी भी 500 से कम नोट निकालता ही नहीं था, और इसको आदत पड़ गई थी। यहाँ पे भी आता था दिल्ली में तो 5 स्टार्स में, हमारी तो औकात आज भी नहीं है कि हम 5 स्टार में खाना खाने चले जाएं, बट ही बिकेम यूज्ड टू 5 स्टार कल्चर वेरी फास्ट। यासीन के बारे में एक और बात जब समझ आने लगी कि उसका मकसद क्या था, ही एक्चुअली वांटेड टू बी मेड चीफ मिनिस्टर, और वो मेरा की हसरत है। हाँ, एग्जैक्टली, शबीर शाह भी, उमर भी, और ये जो शाह फैजल भी, हर एक को लगता है कि हमारी डायरेक्ट पीएम के साथ
गुफ्तगू हो, एंड दे थॉट दैट आई एम द बेस्ट व्हीकल फॉर दैट, क्योंकि जो भी प्रधानमंत्री बना, चाहे आर के गुजराल थे, आई न्यू हिम वेल, चाहे वाजपेयी जी थे, बहुत सम्मान करते थे मानुषी का भी, और एक्सेस था मेरा, और मनमोहन सिंह के साथ भी था। यासीन मलिक की भी एक ही डिमांड होती थी कि मुझे पीएम से 1-on-1 मिलवा दो, और वो मुझसे ही कंसल्ट किया करें। तो मुझे ये तब भी जोकर लगता था कि तुम्हारे में ऐसी कौन सी बात है कि मैं कहूँ जाके प्रधानमंत्री से मिल लो, क्योंकि जब मेनका गांधी या सुषमा स्वराज भी इससे मिलने गई एज ए ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर, तो वो भी हंसती हुई आई कि इसके पास कुछ बात कहने को है ही नहीं, एक रटा रटाया स्क्रिप्ट। सो आई न्यू दैट इज़ चीफ मिनिस्ट्रियल मटीरियल तो छोड़ो, ये एक RWA की एसोसिएशन का प्रधान बनने की औकात भी नहीं रखता, उसकी पॉलिटिकल समझ या पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग उतनी है ही नहीं। सो आई नेवर अलाउड दैट। इसी किस्म से JKLF के साथ आप मिनिस्ट्रियल डायलॉग करवाओ, इसने मेरी बड़ी जान खाई, और इसमें अमिताभ मट्टू भी उसकी पैरवी करने आ जाता था कई बार। तो इनके साथ प्रोफेसर भट्ट होते थे, बहुत महीनों तक इन्होंने मेरे पे दबाव डाला। बट आई वुड से वाई JKLF? अगर आप मल्टी पार्टी डायलॉग की बात करो टुवर्ड सोल्यूशन, उसके लिए मैं तैयार हूँ, पर JKLF एक अकेले बताएगी ये संभव नहीं है। और इसका बड़ा कारण है, आई वॉज नेवर प्रो पाकिस्तान। इनफैक्ट जब आज़ाद जी, आई मस्ट से आई एम वन ऑफ दोज जिनको ये जो साउथ एशिया फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स, ये वो जो है पाकिस्तान के साथ जो मैत्री वाले मीटिंग्स होती थी, इनमें भी मुझे शामिल किया गया। बल्कि जो तपन बोस वाला सफ़र थी संस्था, उसके तो मैनेजिंग बोर्ड में भी मुझे डाला गया। मतलब कि आप भी पाकिस्तान होके आई? 2-3-4 बार। और मैंने अगर खुद वहाँ से अपने को काटा, आई रिज़ाइन फ्रॉम द बोर्ड, जिसमें आसमा जहांगीर वगैरह भी जिस नेटवर्क का हिस्सा थी। अमन की आशा नहीं, अमन की आशा कुलदीप नायर की थी। अमन की आशा कुलदीप नायर की थी। दैट वाज अ बिग रैकेट। आई नेवर वेंट एनीवेयर नियर इट बिकॉज इट वाज बाय देन वेरी क्लियर ये पाकिस्तानी फंड कर रहा है, इसमें ना कोई अमन है ना कोई आशा है, ये पाकिस्तानी एजेंडा है हमको सॉफ्ट करने का, ताकि हम टाइम्स ऑफ इंडिया को भी अमन की आशा जी फंड किया गया था। वो पाकिस्तान के फंड्स ही थे, यहाँ हिंदुस्तान की सरकार ने। ये एजेंसीज क्या गेम खेलती हैं, दुल्लत जैसे एजेंट जो रॉ के हेड बन जाते हैं। और देखिए, आई मीन उसका बंगला ही देखिए, गोल्ड प्लेटेड है दिल्ली में। ही मेड बिग मनी फ्रॉम इट। तो आई नंबर 1 was very clear from day 1 that there is no question कि मैं secession या separatism को support करूँगी in none of my writings। मेरा मकसद बहुत क्लियर था, क्योंकि मेरे ह्यूमन राइट्स इंगेजमेंट्स का भी, चाहे वो साइकिल रिक्शा पुलर की मैं बात करूं, चाहे औरतों के हकों की बात करूं, या स्ट्रीट वेंडर्स की, या किसी गरीब की या किसान की, उसमें अंडरलाइंग हमेशा पेट्रियाटिज्म है। इस देश से मुझे बहुत प्यार है और इस देश के प्रति समर्पण रहा है मेरा जीवन। तो ये कि मैं सब सेपरेटिज्म को कभी सपोर्ट किया हो, कभी एक कॉमा भी नहीं, फुल स्टॉप तो बहुत दूर की बात है। आप मेरी किसी भी राइटिंग में देख पाएंगे जिसमें सेपरेटिस्ट एजेंडा या इनका जो रेडिकल पॉलिटिक्स है उसको मैंने कभी जस्टिफाई भी किया हो। आई वॉज वेरी क्लियर, आई एम ट्राइंग टू बी अ ब्रिज बिल्डर। तुम्हारी देखिए, एक मेरा जो फॉर्मूला रहता है कि जायज़ बात तो दुश्मन की भी मान लो, जायज़ बात गधे की भी मान लो, नाजायज़ बात खुदा की भी नहीं मानो। तो मुझे लगता था कि अगर हम इनकी जायज़ शिकायतें मान जाएं तो इनकी नाजायज़ डिमांड्स के ख़िलाफ़ में हम मजबूती से फिर खड़े हो सकते हैं। दैट वाज माय अंडरस्टैंडिंग। बट एज विद टाइम जब मैंने देखा कि यहाँ जायज़ नाजायज़ का जो मिक्सचर है उसमें एजेंडा एक ही है। एजेंडा ये नहीं है कि हमें कश्मीर में डेमोक्रेसी चाहिए, कि वहाँ के लोगों की बहबूदी के लिए कुछ करना है। हाँ, वो है एजेंडा जिहाद है। हाँ, इंडिया से कंसेशन लेना है। हाँ, कैसे भी लें, कैसे भी उसको सॉफ्ट करना है, इंडिया को सॉफ्ट करना है और उनकी इंटेलिजेंसिया को थोड़ा बुद्धू बनाना है, उनको अपना एजेंट बनाना है, उनका इस्तेमाल करना है मीठी मीठी बातों से।
उसमें एक हमें लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो नेशनलिस्ट फोर्सेस भी रही हैं उन्होंने काउंटर नैरेटिव भी बिल्ड नहीं किया। उन्होंने कभी दिल्ली में आके कैंपेन नहीं किया। शायद उसमें ये लगता था कि भारत की सरकार है, उसमें हमें कैंपेन करने की क्या जरूरत है, हमारा पक्ष तो भारत की सरकार ही रखेगी। मीडिया सुनता भी नहीं है। हाँ, वो भी बात है। अगर मेरे जैसा व्यक्ति कुछ बोलता है ना, ठीक है, कभी कभार EPW में छप गया, ज़्यादातर मुझे मानुषी में ही छापना पड़ता था, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया का नैरेटिव शुरू से ही बहुत मैनिपुलेटेड था। और उसमें ये जो अमन की आशा का एजेंडा या ये जो इंडो पाकिस्तान फ्रेंडशिप ग्रुप्स का एजेंडा, उसमें भी अगर मैं वहाँ से निकली हूँ, इसका बुनियादी कारण ये था, तपन बोस, गौतम नवलखा जैसे लोग पाकिस्तान में जाके जिस तरह वाहियात एंटी इंडिया बातें करते थे, मेरा खून खौलता था। पाकिस्तान के लोग फिर भी दबी ज़बान में हिंदुस्तान की खिलाफत करते हैं, ये तो खुल के नफ़रत उगलते थे। और सेसेशन की बात हुर्रियत भी इतनी प्रखर रूप से नहीं करती जितनी तपन बोस या गौतम नवलखा या अरुंधति रॉय जैसे लोग करते हैं। सो इनके साथ मेरा बनना, दोस्ती रखना, और करप्शन बहुत है। करोड़ों रुपए इनके पास आता है और इनके जेब में, इनके अयाशी में गायब हो जाता है। कभी आपको ये लालच नहीं आया कि ये जो पद्मश्री मिलता है वो तो एंटी इंडिया बोलने पे ही मिलता है? बलराजपुरी को मिला, अमिताभ मट्टू को मिला, बरखा दत्त को मिला, तो आपको लगता है कि उस कतार में मैं बैठना चाहूंगी? नहीं, बैठना तो नहीं। आप हिंदुस्तान की सरकार तो सभी को उसी कतार में नहीं, पर मैं तो नहीं बैठी ना जी। देखिए, पद्मश्री नहीं, मुझे उनकी साइड से मुझे नफरत आती है इन अवार्ड्स का मेंशन भी सुन के। अभी कुछ बदला है, इन लोगों की गिनती कम हुई है, नहीं तो एड़ियां रगड़ के पद्मश्री, पद्म भूषण लिए जाते थे। मेरे बहुत से दोस्तों ने लिए हैं, कैसे किस जिल्लत से उन्होंने उसके लिए लॉबी किया वो तो मैंने खुद देखा है। और जिस किस्म के जलील लोगों को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिलते रहे हैं, आई वुड नॉट लाइक टू बी वन ऑफ देम। इस बार लगता है वैसे ये जो नई सरकार है इसमें काफी चेंजेस हैं, बहुत जो चेंजेस, ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं लोग, उनको बिल्कुल पद्मश्री मिल रहे हैं। भूले बिसरे जो डू गुडर्स, बिल्कुल। ये नरेंद्र मोदी की बहुत सराहनीय बात है कि इन रैकेटियर्स को काफ़ी हद तक नरेंद्र मोदी ने दूर कर दिया है इन अवार्ड से। हाँ, कोई तुक नहीं था, कोई तुक नहीं। सेपरेटिस्ट रहा है, एजेंडा ऑफ अलायंस। हालांकि ही इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट ब्रेन्स दैट कश्मीर हैज एवर नोन, बट वो आदमी बिल्कुल थाली के बैंगन की तरह कभी किधर लुढ़क जाता है, कभी किधर लुढ़क जाता है। बट आई टेल यू, जितना उसका दिमाग है, जितनी उसकी रीडिंग है, नॉलेज है, आई विश मेरे पास आधी उतनी होती, मैं उसका कितना सदुपयोग करती। इसने तो बिल्कुल व्यर्थ गवा दिया अपना दिमाग। तो आज यासीन मलिक पे जो हमने बातें की, सेपरेटिस्ट के साथ आपके एंगेजमेंट्स की बातें की, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP पे बात करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही है, पर ये मैं कहूँगी जितने भी कश्मीरियों से मैंने एंगेजमेंट की है, सबसे अगर मैं जलील मानूंगी तो उनमें से यासीन मलिक को कहूँगी। बहुत ही दिमागी स्तर, कल्चरल लेवल बहुत ही लो है। हालांकि उसकी बहनें बहुत तहजीब वाली हैं, परिवार इतना बदतमीज़ नहीं है, पर इतना उज्जड और बदतमीज़ पब्लिक फिगर शायद ही मैंने मेरी ज़िंदगी में देखा। और दूसरी तरफ से नाइम खान की पत्नी, क्या हिस्टेरिकल औरत है, और वो ह्यूमन राइट्स का नुमाइंदा बन के दुनिया भर में घूमती फिरती है। हिस्टीरिया कितना है। शी इज़ अनदर पर्सन दैट आई कुड नॉट टॉलरेट बियॉन्ड 10 minutes of any conversation because she's insufferable. But you're right, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुला छोड़ रखा था, अभी भी छोड़ रखा है, खुला छोड़ रखा है। देश के खिलाफ प्रोपोगंडा करो, देश के खिलाफ नफरत उगलो, और इसको ह्यूमन राइट्स का चोगा पहना के हिंदुस्तान को बदनाम करो, और हिंदुस्तान से ही उसको बदनाम करने का पैसा लो, पैसा। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनो। हाँ, कल को हो सकता है कहीं वाइस चांसलर ना बन जाए, जैसे रियाज यू राइट, बन गए, सारे के सारे वाहिद बन गए, हाँ अमिताभ मट्टू बन गए 40 साल की उम्र। वो कहानी बताऊंगी PDP के समय, जब हम PDP की बात करेंगे। अमिताभ मट्टू कैसे वाइस चांसलर बने छोटी उम्र में,
वो मेरी कहानी से थोड़ा जुड़ाव है उसका। सो अमिताभ की तब बात करेंगे।